हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है साल्ट्स के मुतालिक। इससे पहले हम एसिड और बेसिस के मुतालिक उनकी प्रॉपर्टीज़, उनकी केमिकल रिएक्शन वगैरह को पढ़ चुके हैं। तो अब एक नया टॉपिक आया है जो कि साल्ट। तो साल्ट क्या चीज़ है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। साल्ट्स आर आयोनिक कंपाउंड्स formed by neutralization reaction of acid and bases। साल्ट एनिक कंपाउंड है। आप जानते हैं कि एनिक कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अदर। एक एटम से दूसरे एटम की तरफ जब इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसफरिंग होगी तब जाके हमारे पास एक एनिक कंपाउंड बनेगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास NaCl है। आप जानते हैं Na के पास एक इलेक्ट्रॉन था इजाफी आउटर मोस्ट शेल में, Cl के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी। Na ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन Cl को शिफ्ट कर दिया तो इनके दरमियान एक बॉन्ड बन गया। उनको उस बॉन्ड को हमने कहा एनिक बॉन्ड है और इस कंपाउंड को हमने कहा ये एक एनिक कंपाउंड है। साल्ट्स आर एनिक कंपाउंड। इसी तरह जो भी साल्ट होगा उनमें कंप्लीट ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनेगा और वो एनिक कंपाउंड होगा, उनमें एनिक बॉन्ड पाया जाएगा। साल्ट्स आर एनिक कंपाउंड्स फॉर्म बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आप पिछले बेसिस के चैप्टर में भी पढ़ चुके हो कि जिस तरह वो एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास एक साल्ट बनता है। उसको न्यूट्रलाइजेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि एसिड और बेस एक दूसरे के असर को ख़त्म कर देते हैं, ज़ैल कर देते हैं। तो ये कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइन है। पर देखिए Na एक पॉजिटिव आइन है, Cl एक नेगेटिव आइन है। Na पर क्या होता है, पॉजिटिव आइन होता है, एक मेटल है। Cl एक नॉन मेटल है, इस पर नेगेटिव आइन होता है। इन साल्ट केटाइन्स आर बेसिक रेडिकल। केटाइन्स जो होते हैं, केटाइन क्या है, पॉजिटिव जो आइन होते हैं उसको हम केटाइन कहते हैं। NaCl में देखें कौन केटाइन है, Na केटाइन है। KCl में पॉजिटिव आइन कौन सा है, पोटाशियम में K है, तो हमारे पास K जो होगा वो केटाइन होगा। तो यहाँ NaCl में देखिए हमारे पास साल्ट केटाइन जो है, साल्ट में केटाइन Na वो होगा बेसिक रेडिकल। क्यों बेसिक रेडिकल होगा, क्योंकि वो हमारे पास बेस से आ रहा है। मेटल हमारे पास बेस से आती है इसलिए हम उसे कहते हैं ये हमारे पास बेसिक रेडिकल है। उसके बाद जो अपना साल्ट में जो एनाइन होता है, जो नेगेटिव आइन मौजूद होता है, उसको हम कहते हैं एसिडिक रेडिकल। उसको क्यों एसिडिक रेडिकल कहते हैं, क्योंकि वो हमारे पास एसिड से आ रहा होता है। यहाँ पर देखिए HCl, Cl हमारे कहाँ से आ रहा है, HCl एक एसिड है, Cl HCl से आ रहा है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये एक एसिडिक रेडिकल है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि हम साल्ट में एसिडिक और बेसिक रेडिकल क्यों और कैसे बनते हैं, तो ये इस तरह इनका एक जवाब बनेगा। उसके बाद इनकी हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। एनिक कंपाउंड है, आप जानते हैं एनिक कंपाउंड के जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, हाई होते हैं। उसके बाद एक टर्म यूज़ हुई है कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यूँ उसको आप डिस्कस करेंगे कि कुछ साल्ट्स होते हैं जो जिनके पास जो ना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मौजूद होता है, यानी कि उनके पास उनके स्ट्रक्चर में, उनके क्रिस्टल में पानी मौजूद होता है। वो पानी उनके क्रिस्टल की फॉर्मेशन या उसकी शेप में अहम किरदार अदा करता है। एक बेफर्ज आपके पास एक क्रिस्टल है, क्रिस्टल में थोड़ा सा पानी मौजूद होता है, ठीक है। वो पानी उस क्रिस्टल की शेप में मदद देता है, स्ट्रक्चरिंग में मदद देता है, तो उसको हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसी तरह बहुत सारे साल्ट हैं जैसे कॉपर सल्फेट, H2O, ये जो है हमारे पास एक साल्ट है। कैल्शियम सल्फेट दूसरा साल्ट है। तो इनके पास पानी मौजूद है, इनके क्रिस्टल में मौजूद है। ये शेप ऑफ क्रिस्टल में जो है ना ये हेल्पफुल होता है। अब हर साल्ट में जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो मुख्तलिफ होता है। कॉपर सल्फेट में हमारे पास 5 मोल H2O मौजूद है। कैल्शियम सल्फेट में हमारे पास 2 मोल ऑफ H2O मौजूद है। इस तरह मुख्तलिफ में कहीं पे 10 होता है, कहीं पे 12 होता है, कहीं पे 1 होता है। तो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन डिफरेंट साल्ट्स में डिफरेंट होता है। आप समझ चुके हैं कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है, कि कुछ साल्ट्स के क्रिस्टल में पानी मौजूद होता है जो उस क्रिस्टल की शेप बनाने में मदद देता है। उसके बाद ये न्यूट्रल कंपाउंड है। कैसे न्यूट्रल कंपाउंड है, इक्वल नंबर ऑफ चार्जेस होते हैं इसमें। फॉर एग्जांपल हमारे पास Na और Cl है, Cl पर नेगेटिव, Na पर पॉजिटिव। Na और Cl एक दूसरे के चार्जेस को कैंसिल करके क्या बनाते हैं, NaCl, ठीक हो गया। तो ये इस तरह एक न्यूट्रल कंपाउंड होते हैं। NaCl की एग्जांपल देख लें, जो भी होंगे, एक पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव होगा, एक दूसरे के चार्जेस को इक्वल नंबर ऑफ चार्जेस होंगे इनमें, तो ये इक्वल नंबर चार्जेस होने की वजह से ये एक दूसरे के चार्जेस को कैंसिल कर देते हैं।
तो इसीलिए कहते हैं कि हम साल्ट से न्यूट्रल कंपाउंड हैं, क्योंकि वो एक दूसरे के चार्जेस को कैंसिल कर देते हैं। उसके बाद आगे अगला पॉइंट है कि फॉर्मेशन ऑफ साल्ट्स, प्रिपरेशन ऑफ साल्ट्स। साल्ट्स एक्चुअली इन टर्म ऑफ प्रिपरेशन टू टाइप्स के होते हैं, दो किस्म के होते हैं। एक होते हैं वाटर सॉल्युबल साल्ट्स, दूसरे होते हैं वाटर इनसॉल्युबल साल्ट्स। वाटर सॉल्युबल साल्ट्स वो होते हैं जो वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं, और वाटर इनसॉल्युबल साल्ट वो होते हैं जो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते। आज जो हमने प्रिपरेशन पढ़नी है ये वाटर सॉल्युबल साल्ट्स की है। ठीक है जी। 4 स्टेप्स, 4 मेथड हैं इसके प्रिपरेशन के, 4 मुख्तलिफ मेथड हैं कि हम किस तरह साल्ट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं, वाटर सॉल्युबल साल्ट्स को। वाटर इनसॉल्युबल साल्ट्स को अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे। जब आप एक मेटल और एक एसिड का रिएक्शन करवाते हैं तब हमारे पास एक वाटर सॉल्युबल साल्ट बनता है। एक आपके पास मेटल है, दूसरा एसिड है। जब आप इसको रिएक्ट करवाएंगे हमारे पास एक तो साल्ट बनेगा, उसके बाद हाइड्रोजन गैस खारिज होगी। मेटल के, तो मेटल की एग्जांपल हमने ले ली मैग्नीशियम। ठीक है जी, मैग्नीशियम। आप सोडियम भी ले सकते हैं, पोटाशियम भी ले सकते हैं, कोई भी मेटल आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे मैग्नीशियम ली है। उसके बाद आप एसिड HCl मैंने ले लिया। आप H2SO4 ले सकते हैं, कोई कौन सा भी जो आपकी मर्जी करे वही आप एसिड यूज़ कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है। आप अगर दूसरी एग्जांपल देना चाहो तो आप Na और H2SO4 की एग्जांपल शो कर सकते हो। उसके बाद विल गिव अस क्या प्रोडक्ट देगा, MgCl, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। MgCl2 2 क्लोरीन है ना, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, तो H2O, ये गैस है, ये खारिज हो जाएगी। ठीक हो गया। तो इस तरह ये जो MgCl2 जो साल्ट है ये हमारे पास कौन सा है, वाटर सॉल्युबल साल्ट है। Mg प्लस HCl विल गिव अस MgCl2 प्लस H2O। ठीक हो गया। उसके बाद ये हमारे पास एक मेथड है वाटर सॉल्युबल साल्ट को प्रिपेयर करने का। अब दूसरा जो वाटर सॉल्युबल साल्ट को प्रिपेयर करने का मेथड है ये है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जो कि आप ऊपर पढ़ चुके हैं। साल्ट्स बनने की वजह भी एक्चुअली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होते हैं। तो ये वाली एग्जांपल HCl प्लस NaOH, Na और Cl आपस में कंबाइन हो जाएंगे, NaCl बना लेंगे। उसके बाद जो ये वाला H और ये वाला OH ये कंबाइन होकर H2O बना देंगे। यही रिएक्शन मैंने, ताकि आपकी आसानी के लिए, आपको समझने में आसानी हो, ऊपर वाला रिएक्शन नीचे लिख दिया है कि HCl प्लस NaOH, Cl पर नेगेटिव चार्ज, Na पर पॉजिटिव। ये नेगेटिव और पॉजिटिव कंबाइन हो जाएंगे, एक दूसरे के चार्जेस को कैंसिल करके NaCl बना लेंगे। उसके बाद यहाँ HCl में जो हाइड्रोजन मौजूद है ये, और NaOH में जो OH मौजूद है ये कंबाइन होकर H2O बनाएंगे। न्यूट्रलाइजेशन में आपको पता है कि हमेशा वाटर खारिज होता है, हमारे पास बनता है, प्रोडक्ट हासिल होता है हमारे पास। तो इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के रिजल्ट में भी हमारे पास वाटर सॉल्युबल साल्ट वजूद में आते हैं। उसके बाद जो तीसरा और इंटरेस्टिंग मेथड है वो ये है कि आप मेटालिक ऑक्साइड को जब एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हो तब भी हमारे पास वाटर सॉल्युबल साल्ट वजूद में आता है, और उसके साथ पानी भी बनता है। मेटालिक ऑक्साइड मैंने यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड यूज़ किया। आप कोई भी मैग्नीशियम ऑक्साइड, कोई भी सोडियम ऑक्साइड, आप कोई भी कॉपर मेटालिक ऑक्साइड यूज़ कर सकते हो। ठीक हो गया। H2SO4 की जगह आप HCl यूज़ कर सकते हो, HNO3 यूज़ कर सकते हो, कोई भी एसिड आप यूज़ कर सकते हो। जब एसिड और मेटालिक ऑक्साइड को हमने रिएक्ट करवाया तब क्या हुआ कि Cu और SO4 कॉपर और सल्फेट आपस में कंबाइन होगा, इन्होंने कॉपर सल्फेट बना लिया। उसके बाद ये जो H2 है, ये वाला H2 और ये वाला ऑक्सीजन, कॉपर ऑक्साइड वाला ऑक्सीजन, ये कंबाइन होकर H2O, जिनके हमारे पास वाटर बनाएंगे। तो कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4 भी हमारे पास वाटर सॉल्युबल साल्ट बन जाएगा। ये हमारे पास तीसरा तरीका था। पहला था मेटल के साथ जब हमने एसिड को रिएक्ट करवाया, दूसरा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के रिजल्ट में जो हमारे पास साल्ट बना, तीसरा है मेटालिक ऑक्साइड के साथ जब हम एसिड का रिएक्शन करते हैं। अब चौथा तरीका होता है कि जब आप कार्बोनेट के साथ एसिड को रिएक्ट करवाते हो तब भी हमारे पास एक साल्ट वजूद में आता है, वो साल्ट भी हमारे पास वाटर सॉल्युबल होता है। अब मैंने यहाँ पर एग्जांपल अब HNO3 की दी, नाइट्रिक एसिड की। आप यहाँ पर HCl, H2SO4, आपकी जो दिल करे वो एसिड आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद मैंने सोडियम कार्बोनेट की एग्जांपल ली। ठीक है, आपको मैग्नीशियम कार्बोनेट या कोई और कार्बोनेट यूज़ कर सकते हो। ठीक हो गया। आज जब आपने उनका रिएक्शन करवाया तो हमारे पास NaNO3 जो कि एक साल्ट है। ठीक हो गया। उसके बाद ये देखें H2O वजूद में आया,
और उसके बाद साथ CO2 भी खारिज हुई। HNO3 प्लस Na2CO3 विल गिव अस NaNO3 प्लस H2O प्लस CO2। ये भी हमारे पास जो NaNO3 हमारे पास एक प्रोडक्ट आया है, जो साल्ट हमारे पास वजूद में है, ये भी वाटर सॉल्युबल साल्ट है। इसी तरह ये एक टॉपिक था। अब ये जो साल्ट्स होते हैं ये हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव आइन पर मुश्तमिल होंगे। NaCl की एग्जांपल देख लें, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। KCl में देख लें, पोटाशियम पॉजिटिव, क्लोरीन नेगेटिव। इसी तरह जो भी आप देखें तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस पर मुश्तमिल होगा। उसके बाद ये शॉर्ट क्वेश्चन है कि मैंने एक्सप्लेन किया आसान तरीके से कि साल्ट में जो केटाइन होता है वो बेसिक रेडिकल होता है। ठीक हो गया। ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकते हैं कि जो NaCl में Na क्या है, बेसिक रेडिकल है, एसिडिक रेडिकल है, कौन सा रेडिकल है। तो आप कह सकते हैं कि Na इज कमिंग फ्राम बेस, सो इट इज़ बेसिक रेडिकल, एंड Cl इज कमिंग फ्राम एसिड, सो इट इज़ एसिडिक रेडिकल। तो ये एक ऑब्जेक्टिव के हवाले से भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के कुछ साल्ट्स के क्रिस्टल्स में पानी मौजूद होता है जो उस क्रिस्टल की शेप को बनाने में हेल्पफुल होता है। उसके बाद ये न्यूट्रल कंपाउंड है। उसके बाद इनकी प्रिपरेशन में ये दो मेथड होते हैं, एक वाटर सॉल्युबल होता है, दूसरा वाटर इनसॉल्युबल होता है। ये वाटर सॉल्युबल को हमने एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पर, और वाटर इनसॉल्युबल को अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे।